ओके सो हेलो एवरीवन। आज हम अपना नया लेक्चर शुरू करने जा रहे हैं जो है चैप्टर फर्स्ट क्लास 10th केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। हम उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A dilute ferrous sulfate solution was gradually added to the beaker containing acidified permanganate solution. The light purple color of the solution fades and finally disappears. Which of the following is correct explanation for the observation? चलिए, FeSO4 को acidified परमैंगनेट से रिएक्ट कराया गया है, तो कह रहे हैं क्या आएगा। पहली बात तो FeSO4 में अगर आपको पता हो आयरन की जो वैलेंसी है वो 2 है, और ये जो एसिडिफाइड परमैंगनेट है इसका मतलब क्या है पहले ये समझिए। यहाँ पे एसिडिफाइड का मतलब है कि एसिड के साथ सॉल्यूशन बनाया हुआ है, और परमैंगनेट जो यहाँ पे बोला गया उसका जो पर्टिकुलर कंपाउंड होता है वो होता है KMnO4। ये जो KMnO4 होता है बच्चे, इसमें MnO4 माइनस जो होता है इसको बोलते हैं परमैंगनेट आयन। और आगे देखते हैं अब FeSO4 प्लस एसिडिफाइड मतलब कोई भी एसिड हो सकता है, कोई भी एसिड हो, सब एसिड का एक ही काम होता है वो है H+ रिएक्ट, बेसिकली H+ दे देता है एसिड। एसिड का फंडामेंटल काम क्या होता है आपने पढ़ा भी होगा एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स में। एसिड वो होता है जो H+ आयंस दे दे वाटर के अंदर, डिसोसिएट हो जाता है वो एसिड। जैसे ही पानी में जाता है वो टूट जाता है, H+ आयंस निकाल देता है, H+ निकाल दिए एसिड हो गया, प्लस KMnO4। तो आगे क्या देगा, देखिए ये जो रिएक्शन है ये क्लास 12th या फिर आपको कॉलेज में पढ़ने को मिलती है। अभी आपको कोई रिक्वायरमेंट नहीं है इसको समझने की, बट जो आपके ABCD 4 ऑप्शन है उसमें आपको क्या करना है, आपको याद रखना है जो KMnO4 है ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होता है जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करा दे, दूसरे को ऑक्सीडाइज कराने के लिए क्या होना पड़ता है, इटसेल्फ रिड्यूसेस, खुद रिड्यूस होना पड़ता है ना दूसरे को ऑक्सीडाइज कराने के लिए। तो अगर मैं 11th क्लास के पर्सपेक्टिव से बोलूँ तो Fe2+ को Fe3+ के ऑक्सीडेशन स्टेट में ले जाता है, ठीक है। बाकी अभी आपको ज़्यादा समझ आएगा नहीं, इस क्वेश्चन को यहीं तक रखते हैं। ऑप्शन देख लेते हैं इसका क्या आएगा। KMnO4 इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट ऑक्सीडाइजेस FeSO4, ठीक है। इसका ए जो है ऑप्शन वो सही है। आगे देखते हैं, चलिए हम देखिए बेरियम क्लोराइड ऑन रिएक्टिंग विद अमोनियम सल्फेट फॉर्म बेरियम सल्फेट एंड अमोनियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड ऑन रिएक्टिंग विद अमोनियम, देखिए सेकंड देखते हैं। ये बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला है, अमोनियम सल्फेट का फॉर्मूला ये हो गया। जिस बच्चे को ये फॉर्मूला बनाना नहीं आता, क्लास 9th चैप्टर 3 टेबल दी हुई है, पॉलीएटॉमिक आयंस की भी है और जो हमारे मेटल्स होते हैं उनकी भी है, ठीक है। वहाँ से अच्छे से लर्न करके क्रिस क्रॉस मेथड करना है, कुछ नहीं करना। करके दिखा देता हूँ। जैसे BA की 2 होती है, Cl की 1 होती है, क्रिस क्रॉस करा BaCl2 हो गया। NH4 है, NH4 की 1 होती है, SO4 की 2 होती है, क्रिस क्रॉस करा NH4 ट्वाइस SO4, क्लियर है। चलिए अब यहाँ पे क्या होगा, BaSO4 प्लस NH4Cl, बैलेंसिंग भी करनी होगी, ये लो गई बैलेंस। अब इस रिएक्शन की एक खास बात है, और वो खास बात ये है कि जो BaSO4 है ना ये PPT होता है। यहाँ पे PPT जिस बच्चे को नहीं पता मैं बता देता हूँ। PPT मतलब इनसॉल्युबल सॉल्ट, इनसॉल्युबल सॉल्ट। अगर एक सॉल्यूशन है
और उसमें एक इनसॉल्युबल सॉल्ट है, तो वो बेसिकली सॉल्युबल नहीं होगा, वो घुलेगा नहीं, वो नीचे बैठ जाएगा। जैसे एक कंटेनर है तो वो यहाँ ऐसे 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 नीचे रहेगा, ठीक है। अब देख लेते हैं इसके ऑप्शंस क्या क्या हैं जो हमने अभी पढ़ा है। क्या बोल रहे हैं? डिस्प्लेसमेंट, प्रेसिपिटेशन, कॉम्बिनेशन, डबल डिस्प्लेसमेंट। एक तो प्रेसिपिटेशन होगा इसका। प्रेसिपिटेशन क्यों बोला आपने? देखिए इसलिए बोला क्योंकि जिसमें प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है उसको प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलते हैं। जिसमें प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है उसको प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलते हैं। ये चीज़ आपको क्लियर हो जानी चाहिए। और डबल डिस्प्लेसमेंट तो आपको पता ही है। तो एक तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन हुई, एक डबल डिस्प्लेसमेंट, तो 2 और 4 इसका सही डी हो गया। 11th देखिए एक बार। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर इज अ डीकम्पोजिशन रिएक्शन। द मोल रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस लिबरेटेड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर इज। अब काम की बात क्या है यहाँ पे, अगर आपको मैं बता दूँ, क्लास 9th में आप थे पिछले साल, जो बच्चे देख रहे हैं वीडियो, क्लास 9th में ना मोल कंसेप्ट कटवा दिया था पिछली बार ना, सिलेबस से हट गया था। बट यहाँ पे मैं नहीं पढ़ाऊँगा ऑब्वियसली उसको, मैं तुम्हें क्वेश्चन करने का बता देता हूँ कैसे करना। चलो थोड़ा सा पीछे जाते हैं। डिस्प्लेसमेंट नहीं, सॉरी, डीकम्पोजिशन। हाँ, डीकम्पोजिशन रिएक्शन ना 3 तरह की होती है। एक होती है जब हीट की यूज़ करके तोड़ते हैं हम, एक होता है जब लाइट को यूज़ करके तोड़ते हैं, और एक होता है जब इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करके तोड़ते हैं। जब हम हीट को यूज़ करके तोड़ते हैं उसका एक सिंपल सा एग्जांपल है, वो देख लेते हैं क्या है। FeSO4 को जब हम हीट करते हैं तो ये Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3 में चला जाता है। लाइट में भी देख लेते हैं एक बार। AgCl को जब सनलाइट देते हैं तो ये Ag प्लस Cl2 में चला जाता है। AgBr के साथ भी सेम कहानी होती है, तो ये चला जाएगा Ag प्लस Br2 में। बैलेंस नहीं करा, ये लो कर दिया, ये लो। बैलेंसिंग आप खुद देख लेना, ये लो यहाँ भी कर दी। इलेक्ट्रिसिटी का एक एग्जांपल है और वही सबसे इजी भी है, वो है H2O। इलेक्ट्रिसिटी थी, H2 प्लस O2 में टूटा, बैलेंस करा, 2 यहाँ 2 यहाँ, बैलेंस हो गया। अब ये वाला जो कंसेप्ट है ना, इसमें एक पर्टिकुलर बात और बोलते हैं, वो बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस करा है। तो ये जो इलेक्ट्रोलिसिस, आपको बोलना क्या है, करना क्या है। इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब होता है, इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिसिटी एंड लिसिस मीन्स ब्रेकिंग। तो इलेक्ट्रिसिटी की मदद से जब हम किसी चीज़ को तोड़ते हैं उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस हुआ है। क्या हुआ है? इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, अब मैंने पूरा कंटेक्स्ट दिया है क्यों आपको, देखते हैं मैंने क्यों दिया आपको कंटेक्स्ट। जो आपका क्वेश्चन था वो ये बोल रहा था कि H2O को इलेक्ट्रिसिटी दी तो ये H2 प्लस O2 में चला गया। क्या ये अभी बैलेंस्ड है? तो नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या ये अब बैलेंस्ड है? हाँ। अब देखो क्या, 2 मॉलिक्यूल H2O के टूट रहे हैं और क्या दे रहे हैं, 2 H2 और 1 O2। यहाँ कुछ नहीं है तो 1 आ जाएगा, क्लियर है। आगे क्या करें, ये पूछ रहे हैं मोल्स का रेशियो बताओ, मोल्स का रेशियो। अभी तो फिलहाल अगर आपको समझना है तो जैसे आप मॉलिक्यूल्स को देख रहे हो ना, यहाँ पे भाई हाइड्रोजन के 2 हैं, ऑक्सीजन का 1 है, 2:1 रेशियो हो गया। ठीक है, अपना क्वेश्चन खत्म। तो ये सही है, एकदम एब्सोल्युटली करेक्ट है। बट अगर आपको मोल्स ही समझना है तो उसके लिए आपको क्लास 11th में आपको पढ़ने को वैसे मिलेगा, बट मैं मोल्स का आपको बता देता हूँ। जितने भी मॉलिक्यूल होते हैं उतने ही मोल्स होते हैं। जैसे यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल हैं तो इसको एक्चुअली 2 फॉर्म से देख सकते हैं। इस इक्वेशन को देख लेते हैं, क्या पूरा बता ही देता हूँ, फिर आपको बता रहा हूँ। तो या तो हम ये बोल सकते हैं कि 2 मॉलिक्यूल हैं और फिर 2 मॉलिक्यूल और 1 मॉलिक्यूल दे रहे हैं, ठीक है। या तो ऐसे बोल सकते हैं, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं 2 मोल H2O टूटते हैं,
2 मोल H2 देते हैं और 1 मोल O2 देते हैं। ये दोनों, कहने की बात ये है सिंपल सी, मॉलिक्यूल को और मोल को आपको एक ही लेवल पे रखना है, ठीक है। इससे ज़्यादा आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं। आगे देखते हैं, देख लेना, ऑप्शन मैच कर लेना, आसान है। 13th क्वेश्चन इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखते हैं क्या बोल रहा है। इन द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बिटवीन एक्वस पोटेशियम आयोडाइड एंड एक्वस लेड नाइट्रेट, पोटेशियम क्या था, पोटेशियम आयोडाइड था ना, पोटेशियम आयोडाइड लेड नाइट्रेट। देखिए पोटेशियम आयोडाइड लेड नाइट्रेट, अब जिसको ये फॉर्मूले बनाने नहीं आ रहे, क्लास 9 चैप्टर 3 बता दिया ना, टेबल है वहाँ से लर्न करने का। तो ये सिंपल सी बात है, क्या बनेगा, ये जो PB है ये वाला, ये I के साथ चला जाएगा। तो चलिए PB को I के साथ ले जाते हैं, PbI2 प्लस KNO3 के साथ चला जाएगा, KNO3, ठीक है। बैलेंस है ये? बिल्कुल नहीं। बैलेंस करे? बिल्कुल हाँ, अब हो गई बैलेंस, ये बोल रहे हैं। अच्छा मज़े की बात क्या है, ये पेन का जो मैंने कलर कर रखा है वो येलो ही कर रखा है, और यहाँ PPT भी येलो ही बनता है, ठीक है। दिस इज़ जस्ट अ कोइंसिडेंस, जानबूझ के नहीं किया मैंने। क्या कह रहे हैं देखो, कह रहे हैं अ येलो प्रेसिपिटेट ऑफ लेड आयोडाइड इज फॉर्म्ड व्हाइल परफॉर्मिंग द एक्टिविटी इफ लेड नाइट्रेट इज नॉट अवेलेबल, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ लेड नाइट्रेट। इनकी जो बात है वो सुनो, कितनी अलबेली है। ये कह रहे हैं अगर लेड नाइट्रेट प्रेजेंट ही नहीं है तो क्या यूज़ करें। तो मैं आपको एक बहुत बेसिक सी बात बता देता हूँ जो आपको याद रखनी है। देखिए वो क्या है, थोड़ा सा रब कर लेते हैं। चलिए, ये सबसे ज़रूरी यहाँ पे जो है वो है, एक तो आयोडीन होना चाहिए और लेड होना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली PbI2 तो प्रेसिपिटेट ही होता है, तो ये तो हमें बनाना ही है। इसके अलावा क्या हो सकता है, देखो PB के साथ NO3 की जगह एल्स हो सकता है, मतलब कुछ और हो सकता है, और K की जगह भी एल्स हो सकता है, कुछ और हो सकता है, चल जाएगा काम। देखते हैं क्या है। देखिए फर्स्ट ऑप्शन है लेड सल्फेट, सेकेंड है लेड एसीटेट, थर्ड है अमोनियम नाइट्रेट और फोर्थ है पोटेशियम सल्फेट। देखते हैं, लेड सल्फेट लिख लेते हैं सारों को एक बार। लेड सल्फेट इनसॉल्युबल, लेड एसीटेट C, फॉर्मूला लिख लेता हूँ, छोड़ो। पोटेशियम सल्फेट था ना D वाला, ठीक है। देखिए अब ये कह रहे हैं PbNO3 को अगर आपको रिप्लेस करना हो तो उसकी जगह ABCD में से कौन सा रखोगे। तो देख लेते हैं भाई कौन सा रख सकते हैं। देखो सिंपल सी बात है, PbNO3 को रिप्लेस करेंगे, PB तो होना चाहिए, क्योंकि मैंने बताया PB एंड I इज़ नेसेसरी, तभी तो PbI2 बनेगा। अब PB ना होगा तो कैसे बन पाएगा, पॉसिबल नहीं है। तो PB होना ज़रूरी है। तो इन दोनों में PB नहीं है, इन दोनों पे तो क्रॉस लगा दो, हटा दो इनको, इन दोनों पे PB है। बट मेन मुद्दा ये है कि ये सिंगल करेक्ट ऑप्शन है, क्वेश्चन सिंगल करेक्ट करो। देखो जो लेड सल्फेट है वो ऑब्वियसली, एक बार लेड सल्फेट का अगर फॉर्मूला लिखें तो Pb2SO4 क्रिस क्रॉस, Pb 2 से 2 कैंसिल, PbSO4। ये ना इनसॉल्यूबल है। अगर ये सॉल्यूशन में खुद ही इनसॉल्यूबल होगा तो ये सामने वाले सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। कहने के बाद है जो इनसॉल्यूबल सब्सटेंस है, इनसॉल्यूबल सॉल्ट, ये
रिएक्ट नहीं कर पाएगा सामने वाले से, नहीं कर पाएगा। तो बस ये इतना ही था, इससे ज़्यादा जानना आपके करिकुलम के लिए ज़रूरी भी नहीं है, तो इस पर भी क्रॉस मार दो। लेड एसीटेट इज़ करेक्ट ऑप्शन, बट हम यहीं इसको नहीं छोड़ेंगे, पूरा हम इसको करके देखते हैं। देखो KI प्लस लेड एसीटेट का फॉर्मूला लिख देता हूँ। देखो लेड का Pb होता है 2 वैलेंसी, एसीटेट का CH3COO 1 वैलेंसी, क्रॉस क्रिस क्रिस क्रॉस Pb CH3COO 2, ये हो गया आपका फॉर्मूला। फाइनल आंसर आया PbI2 प्लस CH3CO। ओके, तो यहाँ पे हमें क्या मिला, यहाँ पे हमें मिला येलो PPT। अच्छा PPT तो बोल रहे हैं, PPT का मतलब पता सबको क्या होता है, इनसॉल्युबल सॉल्ट होता है। क्या होता है, इनसॉल्युबल सॉल्ट। जो भी इनसॉल्युबल सॉल्ट आफ्टर रिएक्शन मिल जाता है उसको बोलते हैं प्रेसिपिटेट मिल गया। ठीक है, आगे देखते हैं, चलिए। सिर्फ अच्छे क्वेश्चंस करा रहा हूँ मैं आपको, जो आपको करने में डिफ़िकल्टी आएगी। आसान क्वेश्चन तो आप भी कर ही लोगे ऑब्वियसली। ठीक है, चलिए 19th क्वेश्चन देखिए, क्या कह रहा है, नाइट्रोजन गैस इज ट्रीटेड विद हाइड्रोजन गैस। मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पे 19th, नाइट्रोजन गैस हाइड्रोजन गैस के साथ ट्रीट हो रही है, कैटलिस्ट लग रहा है, 773 केल्विन लग रही है, NH3 बन रहा है। खास बात पता है क्या है, यहाँ पे देख लेता हूँ कैटलिस्ट ही है क्या वैसे। हाँ कैटलिस्ट है। खास बात ना यहाँ पे ये है कि अगर आपके लिए कैटलिस्ट वर्ड से आप फेमिलियर नहीं हो ना, तो आपको मैं इतना बता देता हूँ बस। कैटलिस्ट वो होता है जो स्पीड अप कर देता है रिएक्शन को, स्पीड्स अप द रिएक्शन, भाई स्पीड बढ़ा देते हैं रिएक्शन, वो होते हैं कैटलिस्ट। ठीक है, आगे देखते हैं। अब हमें इसको बैलेंस करना है, तो क्या करें, यहाँ पे H है 2, यहाँ पे H है 3, तो ऐसी क्या चीज़ है, 2 में मल्टीप्लाई करूँ मैं, 2 × x करूँ, और ऐसी क्या चीज़ है कि 2 × x करूँ और 3 आ जाए, तो ऐसी तो कोई पर्टिकुलर नंबर नहीं है। तो हम क्या करते हैं, इसको ना दोनों को 6 बना लेते हैं, या फिर कोई बात नहीं, जिसको ये समझ नहीं आया भूल जाओ सब भूल जाओ, जो मैंने अभी बोला है लास्ट के 30 सेकंड में भूल जाओ। यहाँ पे नाइट्रोजन कितने हैं, 2, यहाँ पे नाइट्रोजन कितने, 1, 2 लगाओ, नाइट्रोजन हो गए 2, हाइड्रोजन हो गए 6, 3 लगाओ, बैलेंस्ड। ठीक है, ये हो गया A पार्ट। B पार्ट देखते हैं। B पार्ट क्या बोल रहे हैं बच्चे, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इज ट्रीटेड विद एसिटिक एसिड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला ये है, एसिटिक एसिड का ये होता है फॉर्मूला, इसका एक और नाम होता है जो होता है इथेनोइक एसिड। बेसिकली इथेनोइक एसिड जो होता है वो इसका केमिकल नेम होता है, और एसिटिक एसिड इसका कॉमन नेम होता है। अगर आपको समझ नहीं आ रहा कोई बात नहीं, जब 4th चैप्टर समझ आएगा कह रहा हूँ, जब 4th चैप्टर पढ़ोगे तो समझ आ जाएगा ये सब 4th चैप्टर का है। तो होगा क्या, कुछ नहीं होएगा, ये जो H है, ये जो N है, वो रिप्लेस हो जाएगा, तो CH3COO Na प्लस H2 ये बन जाएगा आपका। क्या ये बैलेंस्ड है, तो देख लेते हैं। Na1 है, O3 H2 5, अरे ठीक है, बैलेंस्ड है, ऑलरेडी बैलेंस्ड है। आगे देखते चलिए। इथेनॉल इज वार्म्ड विद इथेनोइक एसिड टू फॉर्म इथाइल एसीटेट इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4। जल्दी पढ़ दिया मैंने, कोई नहीं, समझा देता हूँ। देखो ये भी अगेन चैप्टर 4 का ही है, जो आपका केमिकल कह रहा हूँ, सॉरी, क्लास 11th पे चला गया। कार्बोनेट्स कंपाउंड है, C2H5OH प्लस CH3COOH जब रिएक्ट होते हैं, ये है इथेनॉल, ये है इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड, जो बोलना है बोल लो। तो देखो बनता क्या है,
4 चैप्टर में भी काम आएगा, अभी भी काम आ रहा है। सुन लो एक ही बात, क्या आप C2H5OH को सीधा लिख सकते हो? तो आप बोलोगे हाँ। क्या आप CH3COOH को उल्टा करके लिख सकते हो? उल्टा करके मतलब जैसे ये चीज़ें लिखी हैं तो H पहले, फिर O, फिर O, फिर C, फिर H3C, हाँ ना? हाँ। तो अब कुछ नहीं करना, बस H2O गायब कर दो। H2O देखो गायब हो गया, एक H, दो H हो गए और O गायब करके इनको मिला दो बाकी को, तो ये हो जाएगा C2H5O OCH3C। अब ये जो लिखा है इसको सीधा कर दो, ये हो जाएगा C2H5, इसको सीधा कर दो COOCH3। ये आपका होता है एस्टर, ये एक फंक्शनल ग्रुप होता है एस्टर। जिसको ये समझ नहीं आ रहा, मैं बोल रहा हूँ कार्बोनेट्स कंपाउंड में आएगा, आपको समझ भी आएगा, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? अभी के लिए छोड़ दो, भूल जाओ, कुछ नहीं होता एस्टर। बस ये याद रखो कि इसका नाम जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है इथाइल इथेनोएट, ये दिया हुआ है ना, देख लेता हूँ एक बार, वैसे यही दिया होगा। चलो, और आपने एक चीज़ नोटिस नहीं करी, इसमें लिखा हुआ था कंसनट्रेटेड H2SO4। वो क्यों लिखा हुआ था? वो इसलिए लिखा हुआ था क्योंकि मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पे, कॉन्क H2SO4 आपके काम भी आएगा। ये ना स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो ये क्या करता है, पानी निकाल लेता है कंपाउंड में से, ठीक है? जैसे यहाँ पे भी हमने H2O ही आउट किया था, अगर आपने देखा हो ध्यान से, मुझे पता है आप यहीं देख रहे हो ध्यान से वैसे। तो यहाँ आएगा CH3COOC2H5 प्लस H2O, ठीक है? और ये भी ऑलरेडी बैलेंस्ड, आई थिंक ये है नहीं है नहीं है नहीं है नहीं, हाँ है, बैलेंस्ड है, ठीक है? अब डी पार्ट देखते हैं, चलिए क्या है डी पार्ट। इथीन इज बर्न्ड इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड रिलीजेस हीट। इथीन ही होता है ये, बैलेंस करें, दो लगाओ, दो लगाओ, तीन लगाओ, 6 4 2 6 और ठीक है। ये देखो, ये लिख देता हूँ प्रॉपरली, ठीक है? अगला देख लेते हैं। ट्वेंटी थर्ड क्वेश्चन देखो, 23rd क्वेश्चन बच्चों को बहुत परेशान करता है, देख लेते हैं क्या है। ये सब तो देख लिया होगा, इसको दोबारा बनाते हैं, वैनिश ही कर दिया हमने। चलो, बार बार नीचे जाना पड़ रहा था। क्या है? बैलेंस नहीं करी मैंने, बैलेंस आप खुद कर लेना, ठीक है ना? मैंने देख के लिखा। अभी हमारा मेन काम है इसमें रिड्यूसिंग एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देखने का, रिड्यूसिंग एजेंट एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पता करने का। तो मैं बोलूँगा देखते हैं, चलो देखो, बहुत सिंपल सी बात है। ऑक्सीडेशन जब भी होगा, रिडक्शन जब भी होगा, एक तो ये दोनों सिस्टर हैं, दोनों साथ साथ ही होते हैं। ऑक्सीडेशन हो रहा होगा तो उसी रिएक्शन में रिडक्शन भी हो रहा होगा। बताता हूँ ऐसा क्यों होता है। ऑक्सीडेशन होता है गेन ऑफ ऑक्सीजन हो जाए, या फिर लॉस ऑफ हाइड्रोजन हो जाए। रिडक्शन होता है लॉस ऑफ ऑक्सीजन, सॉरी हाँ उल्टा हो जाता है, और गेन ऑफ हाइड्रोजन। इन दोनों में से अगर एक भी चीज़ हो रही है तो वो रिडक्शन है,
मतलब ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीडेशन में हो रही है, रिडक्शन में रिडक्शन हो रही है। मज़े की बात यह है कि इस तरह की रिएक्शन को बोलते हैं रेड ऑक्स रिएक्शन। रेड ऑक्स, रेड मीन्स रिडक्शन, ऑक्स मीन्स साउंड, नहीं, ऑक्स मीन्स ऑक्सीडेशन। ठीक है, अब यहाँ पे बहुत सिंपल सी बात है, आपको याद रखनी है। देखो NH3, आप एक बार देखो, N के साथ यहाँ पे क्या था, H था, हाइड्रोजन था, और उस साइड जब N चला गया तो इसका हाइड्रोजन हट गया, या तो ऐसे देख लो कि हाइड्रोजन हट गया, या फिर ऐसे देख लो कि ऑक्सीजन लग गया। दोनों सेम ही बात है। देखो, गेन ऑफ ऑक्सीजन और लॉस ऑफ हाइड्रोजन एक ही बात है। तो ये बात तो क्लियर है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, और इस मुद्दे में ये जो O2 से H2 है इसमें रिडक्शन हो रहा है, ये भी मुद्दे की बात है। हमेशा याद रखना, एक में ऑक्सीडेशन होगा, एक में रिडक्शन होगा, साथ साथ चलती हैं चीज़ें। ठीक है, आपको हमेशा याद रखना है, जब भी आपको ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट निकालना हो, जिसमें भी ऑक्सीडेशन हो रही है उसकी रिएक्टेंट साइड को देखो, क्या है, NH3, ऑक्सीडेशन हो रही है NH3 में, उल्टा कर दो, रिड्यूसिंग एजेंट है, बस ज़्यादा जानने की ज़रूरत ही नहीं। O2 क्या होता है, रिडक्शन हो रही है O2 में, चलो उल्टा कर दो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये तो आपको तरीका पता चल गया, बट इसके पीछे का बेसिक क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, व्हाट। देखिए, एजेंट कौन, जो दूसरे का काम बनवा दे, बाय रिड्यूसिंग एजेंट कौन, जो दूसरे को रिड्यूस करवा दे। अब दूसरे को रिड्यूस कराने के लिए खुद को तो ऑक्सीडाइज कराना पड़ेगा। सिंपल सी बात है, अगर मेरी जेब में 100 रुपये हैं और मैं चाहता हूँ ये किसी को दे दूँ, किसी गरीब को दे दूँ, वो अमीर हो जाए, हालांकि मैं भी गरीब ही हूँ, नहीं मतलब हाँ ठीक है चलो, अगर 80 लिख रहा हूँ मैं, अगर मैंने किसी को दिए 20 रुपये ऐड हो गए उस पर, तो मेरे पे 20 माइनस भी तो होंगे। दोनों चीज़ें साथ साथ ही तो चलेंगी यार। किसी से पैसा जाएगा तभी तो किसी की जेब में जाएगा। इमेजिन करो, आप जा रहे हो, आपकी जेब में 20 रुपये हैं, ठीक है, आपकी जेब से पैसे गिर गए, मतलब आपसे तो लॉस हो गया ना, उनका लॉस। अब किसी का तो गेन होएगा ना, वो कोई तो उठाएगा उनको। तो एक जगह से लॉस होता है तो दूसरी जगह गेन होता ही होता है, ठीक है। दुनिया में भी ऐसा ही होता है, ऐसे ही चलती है दुनिया भी। अब रिड्यूसिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में दिक्कत आएगी, नहीं कराता हूँ। देखिए, सुपर इजी है। क्या करना है, इसको पकड़ो और इसको पकड़ो। बताऊं क्यों किया मैंने ऐसा, इन दोनों को क्यों पकड़ा। पकड़ने को मैं, ये देखो, चाहता तो इनको भी पकड़ सकता था, इसको और इसको, बट फिर रीज़न पता क्या हो जाता। एक बार इसको और इसको कंपेयर करना, इसमें थे 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, इसमें रह गया 1 हाइड्रोजन और 0 ऑक्सीजन। लिख देता हूँ 0 O, मतलब 0 ऑक्सीजन, मतलब हाइड्रोजन भी कम हुए ऑक्सीजन भी कम हुए। तो जज करना ना आपके लिए मुश्किल हो जाता है यहाँ पे, ठीक है, जो आपने 10th में भी डेफिनेशन पढ़ी उस हिसाब से। उस वजह से मैंने क्या किया, कोशिश करी जितना ज़्यादा सिंपल रख सकूँ इसको। मतलब H2O से HOF जा रहा है ना, तो O 1 था, इधर भी 1 ही है, हाइड्रोजन 2 थे, इधर 1 हो गया, तो लॉस ऑफ हाइड्रोजन हो गया। क्या हो गया, लॉस ऑफ हाइड्रोजन। और लॉस ऑफ हाइड्रोजन हो गया तो सिंपल सी बात है, लॉस ऑफ हाइड्रोजन किस में होता है, ऑक्सीडेशन में। क्लियर सी बात है, एक में ऑक्सीडेशन हो रहा है, दूसरे में रिडक्शन होगा, बात खत्म हो गई है। ऑक्सीडेशन जिसमें हो रहा था उसको बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। तो रिड्यूसिंग एजेंट हुआ यहाँ H2O, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ यहाँ पे F2। क्लियर है, आगे देखते हैं। F2O3 + 3CO देख लेते हैं, अगर ये कॉपी हो जाए यहाँ से तो कॉपी कर लेंगे इसको।
ठीक है, ये लो कॉपी हो गया, शाबाश। लिख लेते हैं बट फिर भी मज़ा नहीं आएगा इसमें। देखिए Fe के साथ ऑक्सीजन थे, उधर Fe के पास ऑक्सीजन नहीं है, मतलब ये रहा ना, तो क्या हो गया, रिडक्शन हो गया, इसमें ऑक्सीडेशन हो गया होगा, साफ सी बात है। एक मिनट, अगर इधर भी दो चीज़ें इधर भी दो चीज़ें तो बहुत ईजी है जज करना, बट अगर दो से ज़्यादा बढ़ जाती है तो थोड़ा सा आपको टेक्निकलिटीज़ में घुसना पड़ सकता है, फॉर्मेलिटीज़ में। तो ये रिडक्शन हुआ है तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया, ये रिड्यूसिंग सॉरी ये रिड्यूसिंग एजेंट हो गया, ठीक है। आगे देखते हैं, चलिए कॉपी क्यों नहीं हो रहा है, ये वाला मज़ेदार है क्वेश्चन काफ़ी। देखिए H2 प्लस O2 गिव्स H2O, क्या ये बैलेंस है? नहीं। क्या अब ये बैलेंस है? हाँ। तो क्या मैं इसकी फिजिकल स्टेट लिख सकता हूँ? हाँ। देखिए सिंपल सी बात देखना, क्या देखना, सिंपल सी बात। जज करना बहुत मुश्किल हो गया है क्योंकि प्रोडक्ट एक ही है। मैं कह रहा हूँ नहीं, मुश्किल नहीं हुआ। देखो क्या मैं 2H2O को H2O प्लस H2O लिख सकता हूँ? तो तुम बोला हाँ हाँ, तो मैं बोलूँगा देखो फिर दोनों को कंपेयर करो, इन दोनों को कंपेयर करो। तुम बोलोगे ठीक है, H2O में चला गया तो ऑक्सीडेशन हो गया। क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। O2 H2O में चला गया, मतलब एक तो ऑक्सीजन 2 थे वो 1 हो गए, तो लॉस हो गया ना होगा, और ऊपर से गेन भी हो गया। तो सोने पे सुहागा हो गया, किसका? रिडक्शन का। तो ये हुआ रिडक्शन, रिडक्शन। ये हो गया रिड्यूसिंग एजेंट, ये हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर है ये बात? ठीक है, बाकी क्वेश्चंस भी देख लेते हैं अगर आपको कोई इम्पोर्टेंट बन पा रहा है। इसमें आपका और कोई है ऐसा? क्वेश्चंस तो हैं आपके कुछ अभी भी अच्छे खासे, उनके लिए मैं कोशिश करूँगा फिर सेपरेट वीडियो बना दूँ, क्योंकि ये वीडियो फिर ज़्यादा लंबी हो जाएगी ना, इशू हो जाएगा बच्चों को देखने में। इसके अलावा चलो एक और देख लो, 26 देख लो। अ सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड व्हेन मिक्स्ड विद सिल्वर नाइट्रेट AgCl के साथ KNO3 के साथ, ये जो है ना आपका ये होता है PPC। क्वेश्चन में ही दिया हुआ है तो ये रिएक्शन लिखनी थी, इसकी लिख दी। क्या है देखना, इनसॉल्युबल वाइट सब्सटेंसेस फॉर्म। हाँ तो इनसॉल्युबल वाइट सब्सटेंस यही है, वाइट PPT बनाते हैं, वाइट PPT। ठीक है, तो अभी इतना ही रखते हैं अपने आज के लेक्चर के लिए। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, और कोई भी डाउट आए तो पूछ लीजिए कमेंट में, ठीक है।